नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज से देवी की आराधना शुरू हो गई है। पूरी देश और दुनिया में फैले तमाम भारतीयों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव संवत्सर सनातन नव वर्ष भी आज से प्रारंभ हो रहा है। देश भर में और दुनिया भर में फैले भारतीयों को सनातन नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि गुड़ी पड़वा ये भी देश के बहुत बड़े हिस्से में ये पर्व मनाया जाता है। इसी तरीके से मिलते जुलते कई त्यौहार आज के दिन मनाए जाते हैं, शुरू होते हैं। माँ जगदम्बे से हम प्रार्थना करेंगे कि इस देश और दुनिया में शांति और अमन कायम रखें। अब आज बात मंथन की, और मंथन में आज दो मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला मुद्दा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या उन्हें भी ये सरकार जेल में डाल सकती है। अखिलेश ने आखिर क्यों ऐसा कहा, क्या इसका संकेत और संदेश है? और दूसरा मसला, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संसद में गतिरोध है, तो सड़क पर बयानबाजी है। कोई शाह और शहंशाह कह रहा है तो कोई मीर जाफर। आखिर शाह शहंशाह बना मीर जाफर की लड़ाई की नौबत क्यों आई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शायद अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में कहा कि ये सरकार जब एक पक्षी को कैद कर सकती है, नहीं छोड़ रही है, तो फिर हमको आपको क्यों छोड़ेगी? हमें तुम्हें भी जेल में ये डाल देगी। इसमें कहीं कोई जरा भी वो मुलाहिजा नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खां व उनके परिवार का उत्पीड़न इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी से मैं मिलने गया तो दूसरे दिन उनका जेल ट्रांसफर ही कर दिया गया, जेल ही बदल दी गई और अब उनका उत्पीड़न हो रहा है। जब मैं किसी से मिलने जाता हूं तो सरकार अगले दिन उसका उत्पीड़न करने लगती है, सब कुछ छीन लेती है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और ये लोग लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम संविधान के खिलाफ करते हैं। यादव ने यह भी कहा कि योगी एक योगी होकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने 1000 एकड़ में 1,36,000 पेड़ लगाए, इन्होंने 150 करोड़ पेड़ कहाँ लगा डाले? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? भाजपा वाले पेड़ पक्षियों के भी दुश्मन बन गए हैं, इंसानों को तो छोड़िए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग गमला चोर हैं। याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर टोटी चोरी का आरोप लगाया था, जब सत्ता परिवर्तन 2017 में हुआ था, तो ये मुद्दा बहुत उछला था कि अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री के जो उनका सरकारी आवास था उससे टोटियां खोल ले गए और काफ़ी इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई थी। आज अखिलेश यादव ने गमला चोरी का मुद्दा उठाकर एक अलग तरीके से रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बुलडोजर खुशी की बात नहीं है, इसके खिलाफ मैंने सदन में भी बोला था। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मीडिया ये कहती कि ये यादव डीजीपी है, मुस्लिम डीजीपी है, गुज्जर डीजीपी है। अगर ब्राह्मण बना दिया तो वो अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास खुद का डीजीपी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है। अमेठी की गौरीगंज तहसील के जोधपुर मंडवा गांव में रहने वाले आरिफ और राजकीय 25 सारस की दोस्ती जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अखिलेश यादव भी आरिफ से मिलने उनके गांव पहुंचे, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव मिलकर लौटे, वन विभाग ने आरिफ से सारस को छीन लिया। आरिफ भावुक हुए। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहुंचे तो वहां आरिफ भी नजर आए, हालांकि वो पत्रकारों के सीधे सवाल से बचते रहे। तो कुल मिलाकर मसला क्या है, आखिर चीज़ें क्या हैं, और अखिलेश यादव ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये सरकार
उन्हें जेल में डाल सकती है। याद कीजिए, राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव के चाचा, उन्होंने अभी हाल में ही एक बयान दिया था और ये कहा था कि अगर इसी तरीके से ये सरकार, मोदी की सरकार, योगी की सरकार लोगों को जेल में डालती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष जेल से ही लड़ेगा, पूरा विपक्ष जेल में ही होगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? सारस इनसे छिनाए इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए, जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर, एक एक कदम इनका कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए है। 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे? जिन्होंने अपने कार्यक्रम को इन्वेस्टमेंट मीट करने के लिए न जाने कितने पेड़ काट डाले हों। और आप लोग हिसाब किताब लगाइए, जब से ये सरकार आई है 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये। अगर 1000 एकड़ में 1,36,000 पेड़ लगते हैं तो बताओ 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। ये 150 करोड़ के लिए जमीन कहां है? इसलिए सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो इधर फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। और सरकार बताए कि आलू कितना खरीदा है। सबने हाथ खड़े कर दिए कि आलू कुछ भी खरीदा नहीं गया। 1000 से ज्यादा पैकेट हमारे यहां रखे हुए हैं और किसानों का खेत में था उस समय आलू, तो आलू का भी नुकसान हुआ। 6 साल कोई पार्ट टू नहीं है। मैं कहूं 2 नंबरी, ये कोई बात हुई? यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई, क्या हुआ उस बहन के साथ। पुलिस के पास गई और पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। अरे जिस सरकार के पास डीजीपी अपना नहीं, चीफ सेक्रेटरी अपना नहीं, ब्लैकमेलिंग चल रही हो कि अगर डीजीपी परमानेंट नहीं होगा तो यूपी का चुनाव हरा दिया जाएगा। सोचिए, ये ब्लैकमेलिंग, और आप लोग लिख नहीं रहे कुछ भी। मैं ये चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को फिनलैंड भेज दिया जाए, तो कम से कम वो नीचे आ जाएगा, हम ऊपर हो जाएंगे। सिंपल बात है। बहुत सारी बातें, कुछ चुटकी भी है, कुछ रंज भी है और कुछ तंज भी है। सबसे बड़ा तंज सारस को लेकर, राष्ट्रीय पक्षी सारस को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जब पशु पक्षियों को आज़ाद नहीं छोड़ सकती तो इंसानों को क्या छोड़ेगी। लेकिन अहम सवाल कि अखिलेश यादव को गिरफ्तारी का डर आखिर क्यों सता रहा है? वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे भी जेल में डाल सकते हैं? ये खबर भी आई और बहुत सारी बातें। टोटी का जवाब गमला चोरी, क्यों ऐसा अखिलेश यादव ने आज क्यों कहा? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात एक तंज कसा कि क्या जो मोर को दाना खिलाते हैं, क्या उस मोर को वन विभाग ला सकता है? बड़ा तंज है, काफ़ी ऊंचा तंज है। काफ़ी बड़े पद पर वो हैं इस देश के, बड़े सम्मानित हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और नवरात्रि और नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको साहब लखनऊ से ही जुड़े हैं। नवेद भाई, बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं नवरात्र और नव संवत्सर की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई नव संवत्सर और नवरात्र की, और तमाम उन दर्शकों को जो इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। सीधे बिना किसी भूमिका के, चूंकि भूमिका सारी अखिलेश यादव ने बना दी है और उनकी बाइट सभी ने सुनी है, देश ने सुनी है, दुनिया ने सुनी है। आज सीधे एसएन सिंह साहब के पास चलते हैं। बहुत सारे सवाल कर रहे हैं अखिलेश यादव। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई गमला चोरी, टोंटी चोरी का जवाब है आप लोग जो लगाते थे। साथ ही वो कह रहे हैं कि भाई जब क्या मोर खिलाने वाले नेता के पास जाएंगे ये? उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों में दम है? बहुत सारे सवाल कर रहे हैं एसएन सिंह साहब। देखिए चौहान साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, किस किस सवाल को पूछा जाए और किस किस से पूछा जाए। मैं कह रहा हूं आपने अपराध किया, उसके बाद उसके बारे में पूछा जाता है और हमने नहीं पूछा, जनता ने पूछा, और जनता को जब नहीं समझा पाए तो जनता ने इनको हटा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कालखंड आता है 17 से 22 तक का, और हमने जनता के लिए खूब काम किया और जनता ने सर आंखों पे बैठाने का कार्य किया, क्योंकि हम जनता के लिए कार्य कर रहे थे, जनता के लिए विकास की योजना लेकर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों का जवाब देना चाहिए जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए जिसमें चौहान साहब का ही चैनल दिखा रहा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार है कि बंसी है गूंगों के पास, दर्पण है अंधों के हाथ, लुट जाए जाने कब कौन, रहबर का रहजन से साथ, दुर्गा शक्ति नागपाल अच्छी बात कहती हैं तो हटा दी जाती हैं, और गायत्री प्रजापति का प्रमोशन हो जाता है, रात को टार्च बार के नोएडा की जमीनें दिखाई जाती हैं। कैसी कैसी बातें करें, हमें तो वो बातें करनी नहीं है। हमें ये बात जरूर करनी है कि जिसके प्रति चौहान साहब जवाब दे हैं उसके लिए जी भर के काम कर रहे हैं और खूब तबीयत से काम कर रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं, अपराधियों पे नकेल कस रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, जाति धर्म देखकर कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी नाते ये जो जनता है, जिसको देवतुल्य जनता कहा जाता है, इसने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। और ऐसे लोग जो कोरोना की वैक्सीन को भी पूछते थे ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ऐसे लोगों का क्या जवाब? अच्छा, एसएन सिंह साहब, बहुत बढ़िया बात है आपने की। बड़ा आज कवित्व मूड में है, आज कविता भी आप कर रहे हैं, शायराना मूड में नजर आ रहे हैं। चूंकि नवरात्र है, माँ भगवती हम सबको ऊर्जा दे रही हैं, आपको भी असीम ऊर्जा मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एसएन सिंह साहब, वो आशंका जता रहे कि उन्हें भी जेल में डाल सकती है, पशु पक्षियों को भी आजाद नहीं रहने दे रही है ये सरकार। इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया। वो व्यक्ति जता सकता है जो अगर कोई अपराध किया, निश्चित तौर पे चोर के दाढ़ी में तिनका एक कहावत है, उसके मन में तो रहता। और ये कहावत दुर्गेश जी ने नहीं कहा, ये कहावत एसएन सिंह ने नहीं कहा, ये पूर्वज कहावतें हैं जो हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं और आगे भी बहुत लोग कहेंगे। और मैं कहता हूं साहू को डर कैसा, अगर कोई चोरी किया है तो निश्चित तौर पे उसको भय होना चाहिए, क्योंकि वो तो बार बार ये पूछ रहे हैं टॉप 10 की लिस्ट। दुर्गेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 17 साल हमने भी पत्रकारिता में लगाया और सब लोग जानते हैं कि सभी थानों में टॉप 10 की लिस्ट होती है। मुझे लगता है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इशारे करते हुए कहा था, इसकी कमी नहीं, जानकारी होने की कमी ही सब कुछ बता रही है। उन्होंने कहा विधानसभा में, अरे चैनल खोल के देख लीजिए, आपके चैनल को डाल लीजिए, सरकार ने प्रतिवर्ष अपनी चीजों को गिनाया है, उसमें बताया है, विधानसभा में भी बताया। वो कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। दरअसल होता क्या है चौहान साहब, जैसा पढ़ा लिखा सुने समझे हम रहते हैं, अगर उड़ीसा की भाषा हम नहीं पढ़े हैं, बंगाली हम नहीं पढ़े हैं, तो उसमें क्या लिखा है, क कैसे लिखा जाता है, हम नहीं जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमारे गांव में एक आलोचक होते हैं, जब किसी को ट्रैक्टर आता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये ट्रैक्टर तो मांग के ले आए, जब 2-3 महीने रह जाता है तो कहते हैं अरे अभी खिंचा जाएगा, उसकी चिंता क्यों करें। मतलब दो सोचे चल रही है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। हम सकारात्मक सोच के लिए चौहान साहब के जिम्मेदार चैनल पे ये बात कहना चाहते हैं, हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, बड़े बड़े समिट कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, आवास विकास के कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग
झूठी फरियाद लेकर जनता के पास जा रहे हैं। लगभग 20 छोटे बड़े चुनाव हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जनता की बातें सर आंखों पे, हमें जनता के बीच में ठीक दोबारा बात है, ठीक बात। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने एसएन सिंह साहब आपने कही। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर मनोज यादव के पास जाऊंगा और फिर नवेद भाई से बात होगी। जो एसएन सिंह ने मुद्दे उठाए हैं उन पर भी जवाब लाजमी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज भाई, अखिलेश यादव जी ने आज कहा कि भाई ये सरकार जब पशु पक्षियों को खुला आज़ाद नहीं रहना चाहती तो किसी को जेल भेज सकती है। उन्होंने एक तरीके से आशंका जताई कि सरकार उन्हें भी कभी भी जेल भेज सकती है। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या संकेत और संदेश हैं? देखिए दुर्गेन जी, पहले तो वह नवरात्रि के शुभ अवसर पे और कल रमजान की शुरुआत के शुभ अवसर पर देश प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को मानने वालों को सबको लाखों लाख बधाइयां। हिंदू भाइयों को नवरात्र की और मुसलमान भाइयों की रमजान की शुरुआत। और देश के विभिन्न कोनों में हर दिन कोई न कोई त्योहार होता है। जितनी जानकारी उतनी बधाई दे रहा हूं। अभी सारस वाला जो मैटर आया दुर्गेश जी, वो बड़ा अनोखा लगा। और मैं अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा रोमांचित हुआ किसी घटना को देख के तो वो घटना थी कि आरिफ गाड़ी चला रहा है और सारस उसके पीछे पीछे उड़ रहा है। वो मुझे किसी काल्पनिक कथा जैसा मंजर लग रहा। अगर इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से सरकार लेती तो पूरे प्रदेश में पक्षियों को लेकर, बहुत लोग पक्षियों को निशानेबाजी करते हैं, उनको मारते हैं। बहुत लोग पक्षियों को मार के खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो सारे धर्मों के लोग जानता हूं, कह सकता हूं, लेकिन मैं टीवी को उधर एंगल देना नहीं चाहता। अगर उस मित्रता भाव को, पक्षी और एक इंसान के प्रेम को सरकार एक नया दृष्टिकोण देती, सकारात्मक दृष्टिकोण देती, तो बहुत सारे हमारे वन्य जीव जो पक्षी हैं उनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ता। ठीक बात। लेकिन सरकार ने उसको निगेटिव लिया। निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि उसमें पालने वाला भी सूट नहीं कर रहा है और जो बधाई देने गया वो तो बिल्कुल नहीं सूट करता। वो तो बहुत 1930 से इस देश को नहीं सूट कर रहे हैं। तो ये जो बात थी वो सरकार ने बड़ा गंदा उदाहरण देके उस चीज को किया। खैर हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन जेल जाने वाली बात महत्वपूर्ण है। ये सरकार किसी को भी जेल में डाल सकती है बिना किसी सबूत के। सबसे पहले मेरा वो मित्र गया जो अभी दुनिया में नहीं है, वो हमारा मिर्जापुर का पत्रकार, जिसने सिर्फ इतनी खबर चला दी थी कि दाल और नमक वाली बात कर दी। दाल नहीं थी, नमक से खाना खा रहे थे। अब वो इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई, तो उनको एक लंबा जेल कारावास झेलना। हाथरस की घटना में एक पत्रकार ने क्या एंगल क्या बनाया किसी दूसरे स्टेट के, उनको कितना जेल भेजना पड़ा। कौन ऐसा नहीं है जो जेल नहीं। समाजवादी पार्टी जेल जाने से नहीं डरती। समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है टीवी चैनल पे कि ये सरकार बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह, बिना किसी बात के कभी भी किसी को जेल भेज सकती है, और खासकर विपक्ष को जेल। बीजेपी भेजना चाहे भेज दे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ FIR 5 लोग जो और थे उनको भेज दिया, उनको नहीं भेजा। पता नहीं क्या हो गया वहां पे, शायद संविधान की कलम अलम हरा गई होगी। एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भगवान राम पे बड़ी ओछी और गंदी टिप्पणी। वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, संजय निषाद नाम है, मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री। सरकार जेल नहीं भेज पाई। क्यों? क्योंकि कुछ सिंहासन डोल रहा होगा इधर उधर, कुछ मामला गड़बड़ हो जाने का होगा, इसलिए नहीं भेजा। डरते नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग कि आप जेल भेजोगे। जब जिसको जैसे भेजना है आप भेजो। हमारा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब में जाएंगे। आजम साहब के ऊपर अत्याचार किया, हमारे इरफान सोलंकी विधायक, उन पे अत्याचार किया। और बरेली की घटना याद दिला दूं आपको, बेहतर याद समझ में आ जाए। बरेली के हमारे विधायक का पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप रामदीन गौतम के कहने से तो खुल नहीं जाता दुर्गेश जी, और ना राम लखन यादव कहने से खुल जाएगा। उसमें तो तमाम एजेंसियां होती है, सेंट्रल से लेके यूपी तक। सबकी एनओसीज के बाद जो पेट्रोल पंप चल रहा था
उसको यूपी सरकार की बुलडोजर शक्ति ने उसको गिरा के ध्वस्त कर दिया। और ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इंजीनियर को, एक एम्प्लॉय को उसमें पनिशमेंट हुआ, ना यूपी गवर्नमेंट के किसी को हुआ। हाँ, समाजवादी पार्टी का विधायक था, इसलिए उस पूरा तहस नहस कर दिया। गिराने का रीजन था। अच्छा मनोज जी, आप लोग बड़ी पुरानी बातें करते हैं। ये बड़ी पुरानी बातें आज आप खोद रहे हैं। लग रहा है बिल्कुल आज बहुत क्रोध में, गुस्से में है। अखिलेश यादव भी आज टोटी का जवाब गमले से लेकर आ गए। हाँ, उस बड़ी अच्छी बात याद दिलाई और मैंने कुछ नोट डाउन भी किया, वो भी बताऊंगा। आप बताइए, टोटी चोर कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री को, कितने की टोटी होगी? अगर हमें ये मान ले कि कोई खोल ले गया होगा, कोई हमारे नेता का कोई एम्प्लॉय रहा होगा, कोई खोल के लेके चला गया होगा, मान लेता है, एक्सेप्टेड। अकेले तो नहीं चाहेंगे। कितने की टोटी नहीं होगी? 10,000, 5,000, 2,000, वो तो वापस भी कर रहे थे। कोई खोल भी ले गया, और किसने खुलवाई हमें मालूम है, तो मृत्युंजय मालूम है वो किसने खुलवा के रखी। लेकिन मान भी लेते हैं, गमले 40 लाख के चोरी हो गए। मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश का प्रिंट मीडिया कह रहा, खबरें हैं मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पे, खबर कटिंग पड़ी है। वो उसको मोबाइल से मैं डिबेट कर रहा हूं, अभी दिखा था 40 लाख की गमले चोरी हुई, और सरकार कान से बहरी, आंख से अंधी, मुंह से गूंगी। कोई सवाल जवाब नहीं। योगी के नाक के नीचे से 40 लाख के गमले कंप्लीट करिए। मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा क्योंकि इस सेगमेंट पे ज्यादा समय नहीं हमारे पास। कंप्लीट करिए। मैं ये कहूंगा कि हाँ जी, जो पेड़ लगाने वाली बात आई, 1 लाख एकड़ जमीन चाहिए, 1 लाख एकड़ जमीन चाहिए, तब 150, बड़ी देर से मैं लगा रहा था, मैं 150 करोड़ पेड़ लग पाएंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल टोटल 2,43,286 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अब आप समझ लो कि झूठ कौन बोलता है और टीवी पे नंबर बढ़ाने के लिए। मनोज भाई, मैं 10 सेकंड का रिएक्शन लूंगा एसएन सिंह से। बड़ी दिलचस्प बात आपने बता दी। नवेद भाई, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह, 10 सेकंड का रिएक्शन मात्र, बल्कि 9 में देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, एक चीज का रिएक्शन जवाब दे देता हूं। बड़े भाई ने कहा पत्रकार, जोगिंदर पत्रकार था, हम लोगों के साथ ही पत्रकार था, और जीते जी उसने इस घटना को बताया कि मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन चूंकि मारना था समाजवादी पार्टी के नेता को, इस नाते कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ सरकार खड़ी रहती, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं। हम कह रहे हैं, तमाम लोग बकरी रखते हैं, बकरी, कभी सरकार नहीं कहती भाई कि आप अपनी बकरी को हटा दीजिए, क्योंकि हम ऐसा कार्य नहीं करते, ऐसे विचार को नहीं करते। आजम खान साहब पे इन्होंने चर्चा किया, वही के लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं। आप तो चौहान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। 90 लोगों ने, वहीं के लोगों ने आरोप लगाया कि हमें हमारी जमीन कब्जा की, और स्वयं आजम खान साहब ने, चौहान साहब स्वीकारा कि नहीं, संवैधानिक दायरे में कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, उसको नहीं मानते हमारे मनोज भाई। मैं कह रहा हूं, हम किस चीज का जवाब दें और आपको क्यों जवाब दें? चलिए हम आते हैं, आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में कहां से कहां चला गया। आपके समय में 13 चीनी मिले। एसएन सिंह साहब, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं। अब मैं नवेद सिंह के पास जाऊंगा, बहुत जरूरी इनका रिएक्शन इस सेगमेंट में। नवेद भाई, ये अखिलेश यादव जेल जाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? अखिलेश यादव जी ममता दीदी के पास से आए हैं, और मुझे लगता है कि कोई हिम्मत कुछ ज्यादा ही लेकर आए हैं, और राष्ट्रीय लेवल की वो राजनीति के संकेत दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी आक्रामक हुए हैं, लगातार हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी आक्रामकता के सामने नरेंद्र मोदी जी नहीं आए हैं। आज उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी जी के भी विरोध में उन्होंने शुरुआत कर दी है, और कहीं ना कहीं वो अपने एक बहुत जबरदस्त आक्रामक रुख के तौर पर लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि उनको ये लग भी रहा है, और ये सच भी है, उत्तर प्रदेश में वो अकेले विपक्षी नेता है। चुनावी वर्ष आ चुका है लगभग लोकसभा का, बसपा साइडलाइन हो चुकी है, कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पे ब्रांडिंग कर रही है राहुल गांधी जी की, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुनसान माहौल पड़ा हुआ है। उस खाली स्पेस पे अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक तौर पर नजर आ रहे हैं, और सारस एक बहाना है। सारस का मामला जहां तक है, मैं इसको बहुत नकारात्मक इसलिए नहीं समझता हूं क्योंकि सारस को अगर वन विभाग ले गया है तो वन विभाग हमारे प्रदेश के
पशु पक्षियों की रक्षा सुरक्षा के लिए, हो सकता है उनका मेडिकल चेकअप हो सकता है कि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसका कुछ चेकअप वगैरह हो। और जैसा कि आरिफ खुद कह रहा है कि वो फिर उसको स्वतंत्र ही कर दिया जाएगा, उसको किसी कैद में नहीं रखा जा सकता, खासतौर से वन विभाग तो नहीं रखेगा, उसका अगर करेगा तो निरीक्षण करेगा, परीक्षण, और उसका कहीं ना कहीं मेडिकल चेकअप हो सकता हो, क्योंकि वो लोकप्रिय है, उसके बारे में प्रदेश की जनता उसको देख रही है, पसंद कर रही है, प्यार कर रही है, तो वो मसला नहीं है, वो एक बहाना है। और अखिलेश यादव जी आक्रामक तौर से नजर आ रहे हैं। और एक बात, जहां तक जेल का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रुख लगातार एफआईआर पे एफआईआर हो रही है, छोटे छोटे मामलों पे छोटे छोटे लोगों की भी एफआईआर हो रही है, ये सच है। सेकंड लाइन के जितने भी, ज्यादातर सेकंड लाइन के जो क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता हैं सेकंड लाइन के, वो जेल जा चुके हैं। राम गोपाल जी कह रहे हैं कि 24 का चुनाव विपक्ष जेल से लड़ेगा। राम गोपाल जी भविष्यवाणी कर चुके हैं। हो सकता है फर्स्ट लाइन के नेता भी जेल में जाए, या अखिलेश जी को पता चल गया हो और वो इस बात की पेशन गोई करके अपने वर्कर्स के अंदर एक जोश पैदा कर रहे हो। ठीक बात है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन नवेद भाई ने बहुत पते की बात और बड़ी राज की बात कही। और आज क्या, राज तो अखिलेश यादव खोज चुके हैं। नवेद भाई कह रहे हैं कि भाई सारस बहाना है, मोर निशाना है। वास्तव में जो मोर को दाना खिलाने वाले नेता है ना, निशाना वो है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन के इस भाग में हम बात करेंगे शाह, शहंशाह और मीर जाफर की। दरअसल अडानी के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार सदन में एक दूसरे से जूझ रही है और सड़क पर भी बयानबाजी हो रही है, और बयानबाजी कुछ अलग तरीके की हो रही है। वार पलटवार हो रहा है, लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने के लिए जयचंदों की फौज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है। ये बात कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने कही, और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये सब हो रहा है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पार्टी के मीडिया प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने भी हमला किया, और वो कह रहे हैं कि शाह शहंशाह को समझ लेना चाहिए कि वह दोनों लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक है जनता, वो कभी भी ये मकान खाली करा सकती है। पहले आप बयान सुनिए पवन खेड़ा का, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार, और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत का जवाब। पूरा संसद ठप हो गया है। शाह, शहंशाह, उनके सारे वजीर, उनके तमाम स्पोक्सपर्सन सब एक ही काम में लगे हुए। क्या काम है? गौतम अडानी को बचाना है। और गौतम अडानी को बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के घर पे पुलिस भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी रोज प्रेस वार्ता कर करके उनको नई नई उपाधियों से आप विभूषित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक गौतम अडानी का आप पर कितना दबाव हो सकता है कि पूरी सरकार ना केवल नतमस्तक है, इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद, सुबह से शाम तक सिर्फ गौतम अडानी को बचाया जा रहा है। मजबूरी क्या है, दबाव क्या है आप लोगों पर? देश की सोचिए, अपने दोस्त की मत सोचिए। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है, वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेन्ड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। कमिटेड जुडिशियरी क्या होती थी, ये आप इंदिरा जी के जीवनी में पढ़िए। किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। व्हाट इज कमिटेड जुडिशियरी, इसकी पूरी चैप्टर आज अवेलेबल है। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। जस्ट बिकॉज द शहजादा वॉन्ट्स टू बिकम नवाब, शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। यह नहीं चलेगा शहजादा, यह नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता
दोरूपल्ली के ट्रोल, तमामों मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं, ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहे हैं इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देगी, क्योंकि व्हेन यू रेसल विद द पिग एंजॉयज इट। तो जो लोग कॉमेडी सेंट्रल में होने चाहिए थे, आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मोदी जी के इशारों पर वो स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। लेकिन असलियत यह कि सच किसी से छुपने वाला नहीं है। और लोकतंत्र और सदन की दुहाई तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सदन में जबरन बिल को पास कराने का काम आपने किया है। उन बिल को जिनके कारण 700 किसानों की शहादत हुई और आपको रायता तो दोनों तरफ से फैला है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि भाजपाइयों ने रायता फैलाया, रायता दोनों तरफ से है। और बात मीर जाफर शाह और शहनशाह तक आ गई है, किराएदार मकान मालिक की बात हो रही है। इस बीच ब्रेक के दरमियान कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। और सीधे जावेद साहब के पास ही हम जाएंगे। पहले से हमारे इस कार्यक्रम में मनोज यादव, एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और वरिष्ठ पत्रकार नवेद भाई पहले से जुड़े हुए हैं। और मैं सीधे बात करूंगा मलिक साहब से। मलिक साहब, एक रायता तो आपके नेता कर रहे हैं कि बीजेपी वाले फैलाए हैं, लेकिन आप लोग भी कम रायता नहीं फैलाए हुए हैं। आप वो कह रहे हैं मीर जाफर, आप शाह और शहनशाह की बात कर रहे हैं, मकान मालिक और किराएदार की बात कर रहे हैं। जावेद अंसारी जी, रिपीट करिए चौहान साहब क्वेश्चन। मुझे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आवाज नहीं है आपकी, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मीर जाफर हैं। जैसे मीर जाफर गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे कि भैया चलो 24 गांव में 24 परगना ही दे दो हमको। वो 24 परगना मांग रहे हैं, वो नवाब बनने गए हैं, शहजादे हैं वो। अब विदेशों से मदद मांग के क्या भारत में चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी? सवाल हो गया आपका, जवाब दूं? अवश्य जी, मेरा यह कहना है मीर जाफर वो है जिसने देश बेच दिया, LIC डुबो दी, स्टेट बैंक के शेयर डूब गए, बड़ौदा बैंक के शेयर डूब गए। और दूसरा मीर जाफर वो है जिसने कोरोना में 47 लाख हमारे देश के लोग शहीद हो गए। और मीर जाफर वो है जो पेंशन लेते थे 60 रुपए प्रति महीने की। और मीर जाफर वो है जो माफी मांगते थे अंग्रेजों की। और मीर जाफर वो है जो कि मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, जब हम सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ देश बचाने की। दूसरी बात मैं कह दूं कि जिस तरीके से ये सरकार है केंद्र में, वो अडानी जी को बचाने की कोशिश कर रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों बचाने की कोशिश कर रही। आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे। 12 लाख करोड़ का सबसे बड़ा जो मैनिपुलेशन हुआ है शेयर मार्केट में, वो दुनिया गवाह है इसकी, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। शेल कंपनियां मॉरिशस में जो कि पैसा अडानी। आवाज चली गई। चलिए इतने पर एसएन सिंह का रिएक्शन ले लेते हैं। एसएन सिंह साहब, उन्होंने मीर जाफर की परिभाषा बता दी है। हाँ, और अभी और कुछ बोल लेने दीजिए, मैं शांति से सुनता हूं। बोलिए और बोल लीजिए। नहीं, अब नहीं बोल पाएंगे वो। चौहान साहब बोलता हूं। देखिए चौहान साहब, निश्चित तौर पे आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और हम ये नहीं चाहते कि असभ्य भाषा का प्रयोग करें, लेकिन मीर जाफर वो होता है जो देश के संसाधनों पे सिर्फ एक का अधिकार बताए। मीर जाफर वो होता है जो मोहब्बत के चक्कर में 370 लगवा दे और कई सौ लोगों की हत्या करवा दे। और मीर जाफर ये होता है, मैं वही, आप सुन लीजिए भैया। जावेद भाई जरा बोलने दीजिए एसएन सिंह को, फिर मैं आऊंगा आपके पास। बोलने दीजिए। अब आपने बहुत सारे आरोप लगाए तो जवाब भी सुनिए भाई।
और मीर जाफर वो है जो प्रधानमंत्री पद की छोटी कुर्सी के लिए, ऊंची कुर्सी के लिए 20 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा देता है। और मीर जाफर वो भी है जो अपने लिए कहता है कि अपने लिए, अरे सुन लीजिए भाई, बाद में बोलिएगा, अब लगातार मैं भी बोलूंगा, क्या फायदा होगा। जो अपने बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत सारे लोग, अरे भाई सच्चाई के दोस्त जब आपकी बात आएगी, वही कह सच्चाई के दोस्त जब आपकी बात आएगी तो आप देश के संसाधनों पे एकाधिकार बता दीजिएगा, आप हिंदुओं को आतंकवादी बता दीजिएगा, आप भगवान राम की सत्ता को मत मानिएगा, देश में आपने लगवाया, आप इसको मत मानिएगा, हम छोड़ दें और आप पकड़े रहे, हम छोड़ दें, सुनिए, हम एंडरसन को छोड़ दे, हम बेफोर्स को छोड़ दे, हम क्वात्रोची को छोड़ दे, हम हर्षद मेहता को छोड़ दे, अरे भैया हम आदर्श घोटाले को छोड़ दे, कि 2G को छोड़ दे, कि कोयला को छोड़ दे। ठीक है, अब दोनों लोग, आप लोग शांत हो जाए। मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज यादव, जो मीर जाफर की परिभाषा दोनों लोगों के सुन ली, अगर आपके पास कोई तीसरी हो तो सुनाइए, फिर मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा। तो सबसे पहले अब ये वही बस शंकर जयकिशन नदीम श्रवण टाइप मामला है ये, सदन में भी वही चल रहा है, बाहर भी वही चल रहा है। हमारा बयान, अरे भाई राहुल जी की अगर आवाज है, राहुल जी नंबर आप पार्लियामेंट पे हैं, संसद में, सड़क से लेकर संसद तक उठाइए, पूरे भारत का। ठीक है एसएन भाई बात आ गई। जावेद भाई आपकी बात आ गई, मनोज यादव के पास जा रहे हैं। मनोज यादव बोलिए, एसएन भाई प्लीज, और जावेद भाई आप भी रुकिए, बोलिए मनोज भाई। बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में, बोलता नहीं। दुर्गेश जी, सरकार ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे वो विपक्ष में। अगर सरकार से किसी मुद्दे पे सवाल पूछा जाता है तो आप दूसरे सवाल कैसे खड़े कर सकते हो? आपको उन मुद्दों पे जवाब देना चाहिए। मैं कितनी देर मेहनत करके कैलकुलेट किया कि 2,43,286 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और 1 लाख एकड़ जमीन से ये उस पे जवाब नहीं आया। अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ रही है, विपक्ष को इतना कठिन सवाल क्यों पूछते हैं मनोज जी आप लोग? आप ले लीजिएगा मेरा, चौहान साहब पूछ लीजिए। रुक जाइए। आसान सवाल ये है कि नहीं बिल्कुल, जो आपने आरोप लगाए वो सब जेल गए, कोई बचा नहीं, लेकिन नारायण 300 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी वो कैबिनेट मिनिस्टर है। आप कहाँ हो? ये जो शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी में था, नारदा सरदार घोटाले का आरोपी, उसको बीजेपी का नेता बने घूम रहा है पश्चिम बंगाल में। हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाले का इतना बड़ा आरोपी, इतनी जांचें थी, वो तो मुख्यमंत्री बन के मौज काट रहा है। काश मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं भी कोई लाखों करोड़ों का घोटाला कर लूं और बीजेपी में चला जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। कुछ ऐसे कभी कभी मुझे सपने और विचार आने लगते हैं, लेकिन फिर मन यही करता है कि ये इनके पास जाके होगा क्या? जिंदगी पे दाग लग जाएगा और बेईमान अलग बन जाओगे। ये तो आज है, कल चले जाएंगे। अरे लगवा लीजिए महाराज, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दाग लगवा लीजिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो कोई भी कुछ दाग लगवा सकता है। एसेंसिंग रिएक्शन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। दुर्गेश जी, आप किससे ये बात पूछ रहे हैं? गायत्री प्रजापति जेल में, आजम खान साहब बेल पे। मैं कह रहा हूं 20 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता बांटने जाते हैं और बहुत चैनल दिखाता है 15 करोड़ बांटने में लगा देते हैं। लैपटॉप घोटाला इनका देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं अगर इस तरह से जेल में जाना हो, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, अगर इस तरह से जेल में जाना हो तो अखिलेश यादव जी को जेल में रहना चाहिए। आरोप तो उनके खिलाफ भी लगा, और इसी तरह का आरोप कानपुर के एक लोगों ने आरोप मुलायम सिंह जी पे लगाया था। आरोप लगाने से कोई जेल में नहीं जाता। अगर आप गलत कार्य करेंगे तो जेल में जाएंगे। और गायत्री प्रजापति के कैबिनेट मिनिस्टर तो आदरणीय अखिलेश यादव जी होते हैं, लेकिन सरकार उनको जेल में नहीं डालती। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि सरकार संविधान से चलती है। और जब मुजफ्फरनगर के दंगा हो जाता है तो एक संविधान ये कहता है कि एक धर्म को पकड़ लीजिए और दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए। डीएम और एसपी कहते हैं कि आजम खान साहब कह रहे हैं कि एक धर्म वालों को छोड़ दीजिए, बाद में उनका तबादला कर दिया जाता है, सीओ रिपोर्ट दर्ज कराता है। मऊ के दंगे होते हैं। अरे चौहान साहब, धारा 144 लगने के बाद 5 दिन तक 500 असलहों के साथ 27 जुदियों की हत्या कैसे हो जाती है? यही तो प्रदेश की जनता ने देखा। हमारे कहने से, मनोज भाई के कहने से प्रदेश की जनता को चौहान साहब रोक रहा हूं। मनोज भाई आपको भी रोक रहा हूं, चूंकि अब मजबूरी है, एक ब्रेक तो मुझे लेना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहा हूं। नवेद सिको के पास जाऊंगा जब ब्रेक से लौटूंगा और पूछूंगा कि भाई ये जाफर और मीर जाफर ये क्यों?
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता एस एन सिंह ने बहुत सारे जवाब भी दिए और बहुत सारे नए आरोप भी लगाए। मैं सीधे समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाऊंगा और 10 सेकंड में उनका रिएक्शन, फिर नवेद सिको के पास। मनोज जी। दुर्गेन जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। एक तो बोलिए। दो लोगों के बोलने में आवाज नहीं आती है, जाती भी मेरी भी आवाज नहीं जा रही। मैं एक निवेदन ये करूंगा कि मैं अब आपसे पूछ लिया करूंगा कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसके जवाब आप दिया करें, क्योंकि बीजेपी विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। आप ये बताइए, जब व्यापक घोटाला इस देश में होता है, मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा घोटाला जिसमें हत्याओं का सिलसिला रुका नहीं, उसमें कोई सवाल नहीं। विपक्ष पूछता है, पूछने तो भैया कोई मतलब नहीं। उत्तराखंड में अभी आयोग की भर्तियों पे करोड़ों को लेन देन के साथ किस तरह बवाल हुआ, विपक्ष आवाज उठाए, बीजेपी को कोई फर्क ही नहीं। अच्छा मनोज भाई, अब राष्ट्रीय दृष्टिकोण रख रहे हैं, लग रहा है पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। अब बात रखने की नहीं, भ्रष्टाचार होता है। ईमानदार प्रधानमंत्री है, ईमानदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यही तो टैग है ना। पूरी दुनिया, पूरी मीडिया यही कहती है, ईमानदार प्रधानमंत्री। तो ये जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है, ये हम किससे जाएं? नवाब शरीफ से पूछने जाएं, इमरान खान से पूछने जाएं, या डोनाल्ड ट्रंप से पूछने जाएं, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री से पूछने जाएं? किससे पूछे भाई? और सरकार रिएक्ट नहीं करती है बेशर्मों की तरह टीवी पे। आप हमारे बातों, अरे अपना जवाब दे दो इसका। अरे भाई, अपने लिए शर्म ले आइए। बेशरम तो वो है जो भारत माता को डाइन कहता है। बेशरम वो है जो 56,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दे पाता है। बेशरम वो है जिसके खानदान घोटाला करते रहे। ऐसे बेशरम लोग जब टीवी पर बैठ जाएंगे, जिनको शर्म नहीं आएगी, साइकिल से चलने वाले लोग अरबपति खरबपति बन गए, ये बेशर्म ही नहीं। दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, एहसन भाई, मनोज भाई, शब्दों का संयम रखिए। संयम बड़ा जरूरी है। गुरु नानक देव ने कहा कि शब्द ही ईश्वर हैं। शब्दों को ईश्वर समझकर बोलिए, तोल मोल कर बोलिए। जावेद मलिक के पास जाऊंगा। मलिक जी, अडानी के सिवा देश में कोई समस्या बची नहीं है क्या? आप लोग सिर्फ अडानी, इसके अलावा कोई समस्या है इस देश में? एहसन भाई जरा शांत हो जाइए, मैं इनसे सवाल ले लूं। आपको सोचना चाहिए, 3 आयोग थे, तीनों आयोग के चेयरमैन एक जाति के लोग होते हैं, किसको शर्म आती है? आप अच्छे से बोलिए। एहसन भाई, मनोज भाई, अब आपस में डिबेट मत करिए। मेरी भी भूमिका, मेरी भी रोजी रोटी का ख्याल रखिए कृपया। दोनों से निवेदन है, प्लीज। जावेद भाई, अडानी से बड़ा इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है। अभी पिछले हफ्ते हमने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया था। क्यों नहीं मुद्दा? और मुद्दा महंगाई का है। सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। हमने सॉल्यूशन भी दिया है। राजस्थान में 500 का कर दिया है। हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है 3 राज्यों में। करे उत्तर प्रदेश की सरकार बहाल, दम है तो। मुद्दे हैं, क्यों नहीं है मुद्दे? 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ मुद्दा है। हम तो हर बात में उठाते, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। आंकड़े इनकी सरकार के देते हैं, ये वो नहीं मानते। प्रधानमंत्री जो वादे किए थे हम वो गिनवाते हैं, वो ये नहीं मानते। और ये मीर जाफर की बात करते हैं। मीर जाफर तो वो है जो अहमदाबाद से कह रहा था अब की बार ट्रंप सरकार, जो दूसरे देशों में सरकार बना रहा है, तो वही मीर जाफर होगा ना। कौन होगा मीर जाफर? ठीक बात है, ठीक बात। अब मैं नवेद सिको के पास जाऊंगा। नवेद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नवेद भाई, ये मीर जाफर मेरे तेरे भी हो गए। इनके मीर जाफर, उनके मीर जाफर, बड़ा घमंजा हो गया है। आप जरा बताइए मसला क्या है पूरा? ये सर, ये तू मैं जो हो रही है वो होए। 2 राजनीतिक दल हैं, दोनों में होना चाहिए है। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि पॉलिटिकल तकरार या राहुल गांधी माफी मांगे, ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। हो सकती है कि उनकी डिमांड जायज भी हो सकती है, या क्या सही है क्या गलत है, लेकिन संसद ठप होने का क्या मतलब है? संसद जनहित के लिए होती है, देश की जनता के लिए होती है, लोकतंत्र का मंदिर होता है। लोकतंत्र के मंदिर के कपाट क्यों बंद कर दिए गए हैं? ये तो भारत की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। संसद से भारत की जनता उम्मीद करती है कि उनके हित की, उनके दुख की, उनके दर्द की, उनके लिए कानून बने, उनके लिए योजनाएं हो, उनकी समस्याओं पे चर्चा हो। वो कपाट क्यों बंद कर दिए गए हैं? लोकतंत्र के दरवाजे में ताला क्यों लगा दिया गया है? इतिहास में ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल ने सही किया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उसकी डेप्थ में भी मैं नहीं जा रहा हूं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की आवाज उठा रही हो सकता है कि उसकी ये डिमांड जायज हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपनी डिमांड जारी रखिए, आप संसद चलने दीजिए, संसद में उनसे माफी मंगवाने की बात करिए, अपना प्रश्न रखिए। सवाल इस बात का कि उसको ठप क्यों किया गया है, इससे तो भारत की जनता नाराज हो रही है। उससे तो लग रहा है कि जहां पर हमारा आवाज उठना चाहिए, हमारे नुमाइंदे वहां पर बैठते हैं, भारत के लोग अपने सांसद चुन के भेजते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, उसको बंद क्यों किया गया? मूल प्रश्न ये है। दूसरी बात ये कि हर तरफ राहुल गांधी है, राहुल ही राहुल हैं, ठीक है, वो नेता है, अच्छे नेता है, उन्होंने जमीनी संघर्ष भी किया, बड़े पार्टी के नेता है। क्या ममता दीदी का ये सवाल प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो गए हैं। क्षेत्रीय मुद्दे ही जो है वही राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो। वहां का नेता, वहां का नेतृत्व, वहां की समस्याएं कहीं है ही नहीं, सिर्फ मोदी और राहुल गांधी। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम किया, ये भाजपा कह रही है, और कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता का अपमान किया। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। मुझे भी लग रहा है, जब मैं सुबह से टीवी खोलता हूं, अपना चैनल के अलावा मैं दूसरे चैनल देखता हूं, तो लगता है कि बस यही सब कुछ है, यही जीवन है। मनोज यादव, बस 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद मंथन को खत्म करूंगा, और 5 सेकंड एसएन सिंह को बोलिए। मनोज जी, सन ऑफ गुजरात जो है उनको ये लगता है कि देश उनकी वाणी से चलेगा। अरे भैया, देश संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से चलेगा, सन ऑफ गुजरात की वजह से नहीं चलेगा देश। आप वो बात जो कही थी ना कि किराएदार है, कोई मालिक नहीं। ठीक है मनोज जी। एसएन सिंह बोलिए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि मनोज जी प्लीज मनोज जी, एसएन सिंह को 5 सेकंड, उसके बाद जावेद भाई को 5 सेकंड, उसके बाद खत्म। नारा बुलंद करने वालों को जनता जवाब दे दी है। और रही बात कांग्रेस की, मैं एक चीज कहता हूं कि अभी सिकोल साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात एक बताना चाहूंगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार होती है और कांग्रेस के द्वारा संसद बंद करा दिया जाता है कि आडवाणी जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है सिकोल साहब तो पत्रकार रहे हैं, जानते नहीं, अभी भी हैं, अभी नेता नहीं हुए, अभी हैं पत्रकार हो साहब, इस बात को जानते हैं। और बाद में नरसिम्हा राव जी ने कहा कि वो मेरी आवाज नहीं थी, वो कांग्रेस की आवाज थी, और वही कांग्रेस जब नरसिम्हा राव। ठीक बात। एसएन सिंह आ गया, वो कुछ कहना चाह रहे, 2 सेकंड में नवेद भाई, फिर सीधे जावेद के पास। बोलिए नवेद भाई। नरसिम्हा राव साहब की जब डेड बॉडी रखी जाती है, ठीक है, अब डेड बॉडी तक नहीं जाएंगे, आज आगे बात करेंगे। बोलिए नवेद भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार नारे लगा रही है संसद में, और विपक्ष कह रहा हमें एक बार बोलने, आरोप लगाया तो उसका जवाब देने दो। भाग रहे हैं ये लोग। माफी भी मंगवा लेना अगर आपको लगता है, लेकिन बोलने तो दो। ठीक बात है। फाइनल कमेंट नवेद भाई का। नवेद भाई 5 सेकंड में कंप्लीट करिए प्लीज। सर, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि जो अमर सिंह साहब ने कहा वो बिल्कुल बात सही है उनकी, कि कांग्रेस की भी इस तरह की हरकतें देखने, लेकिन इतना लंबा समय अंतराल नहीं था। उस इतिहास में अगर जाइए तो चंद घंटों की बात थी, लेकिन तो संसद एक लंबे समय से बिल्कुल ठप हो गया है। सवाल इस बात का है, राहुल गांधी की आप आलोचना करिए, राहुल गांधी के खिलाफ आप एफआईआर करा दीजिए कि ये देशद्रोह का मुकदमा आप कर दीजिए, वो न्यायालय की तरफ से। लेकिन मेरे कहने का मतलब हमारा नहीं, पूरे देश की आम जनता ये सवाल उठा रही है कि संसद क्यों ठप है, लोकतंत्र का मंदिर है क्या सचमुच लोग? ठीक बात है नवेद भाई, बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह साहब बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी आपका शुक्रिया। जावेद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को भी देखते हैं। पवित्र माह रमजान शुरू हो रहा है। तमाम इस देश के तमाम मुसलमान भाइयों को ढेर सारी रमजान की शुभकामनाएं, बहुत बधाई। नवेद भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोकतंत्र के इस मंदिर के कपाट क्यों बंद किए हैं। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।